नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कल से लेकर के परसों तक चर्चा में बने रहे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि अप्रैल से फरवरी 2020-21 कहने का मतलब ये कह रहा है कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद का निर्यात 26.51% बढ़ा है। तो जो निर्यात बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 26.51%। और किसका? तो प्रसंस्कृत खाद्य, जो भी यानी कि संरक्षित खाद्य हमारे रहे, उनका निर्यात बढ़ाया है। कितना बढ़ा है? 26.51%। तो ये जो 26.51% है वो इक्विवेलेंट कितने रुपए का है? 43,798 करोड़ रुपए का, यानी कि लगभग हमने इतना निर्यात प्रसंस्कृत खाद्य का किया हुआ है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इस निर्यात में वस्तुएं कौन कौन सी आती हैं? तो देखो, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, फल हो गया, जूस हो गया, मूंगफली, तेल, भोजन, मादक पेय आदि, ये सारे क्या होते हैं? खाद्य प्रसंस्करण में आते हैं, जो प्रसंस्कृत खाद्य होते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न बनता होगा कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, राइट? तो देखो, इसके लिए मैंने एक थोड़ी सी आपके लिए लैंग्वेज या परिभाषा कह सकते हैं लिखी हुई है, देख लीजिए फटाफट। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है और उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको जमा किया जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल, सब्जियां, प्रसंस्कृत पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा आपने समझ ली, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब कुछ मैं आपको एक डेटा और दे रहा हूं कि खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन की योजना पर कार्य कैसे भारत सरकार कर रही है। तो मोदी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण एवं फूड रिटेल के क्षेत्र में 100% एफडीआई करने का निर्णय ले लिया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसे 100% करने का निर्णय ले लिया है। किसके चक्कर में? खाद्य प्रसंस्करण और फूड रिटेल के लिए। दूसरी चीज कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया गया, यानी कि जो भी हमारे पास खाद्य रहेंगे वो वैश्विक मानक पे खरे उतरेंगे। ठीक, जीएसटी लागू होने के पश्चात इन क्षेत्र में और अधिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त कर रही है सरकार ने। तीसरा पॉइंट ये है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संपदा मिशन की शुरुआत करी गई है, जिससे फूड प्रोसेसिंग क्षमताओं का विकास किया जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि इस योजना में 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे तथा 5.3 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। देखो, सरकार के रोजगार के अवसर कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों को जोड़ करके बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और मैं आपको डेटा इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे? कि भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में, अलग अलग 6 राज्यों में तकरीबन 42 मेगा फूड पार्क स्थापित करे जा रहे हैं या प्रस्तावित हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा एक मेगा फूड पार्क में लगभग 25,000 किसान को लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 25,000 किसान जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, अपने रॉ मटेरियल, अपना जो उत्पाद है वो सारा उत्पाद वहां पर देते रहते हैं, राइट? तो ऐसे 42 ऐसे अगर बन जाएंगे 6 अलग अलग राज्यों में, तो जाहिर सी बात है किसानों की आय में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना प्रकट होती है। इसके अलावा एक बात और आप जानते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। आप जिसको समझिएगा कि खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद का निर्यात भारत सरकार ने एक बड़े पैमाने पर वृद्धि प्राप्त कर ली है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कृषि विभाग किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा करी है कि 2025-26 तक सरसों की कृषि उत्पादन में 17 मिलियन टन की वृद्धि करी जाएगी, यानी कि वृद्धि के लिए एक आंकड़ा रखा है, वो कितना रखा हुआ है? 17 मिलियन टन। और कब तक? 2025-26 तक के लिए। वर्ष 2015 से 19 के मध्य में जो उत्पादन इसका रहा वो 7.7% रहा। ठीक है, 7.7% रहा। राजस्थान अगर मैं बात करता हूं पूरे भारत में, तो राजस्थान 40.82% सरसों का उत्पादन अकेले करता है, अतः यह पूरे भारत में नंबर 1 पर है सरसों के उत्पादन में। ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है कि वर्ष 2020 में भारत सरकार ने मस्टर्ड मिशन, एक मिशन चलाया था, उस मिशन का नाम था मस्टर्ड मिशन। इसके तहत 13 अलग अलग राज्यों में 368 जिलों के भीतर सरसों की कृषि सुधार के लिए, इसी मिशन के लिए 160 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी कि अलग अलग रुपए जारी किए गए जिससे कि सरसों की कृषि में वृद्धि करी जाए। और अभी टारगेट क्या लिखा है कि 17 मिलियन टन की वृद्धि करी जाएगी। कब तक? 2025 तक, 26 तक के लिए। ठीक है। अच्छा, ये एक पिक्चर बनी हुई है, हालांकि सरसों की खेत की पिक्चर बनी हुई है, मुझे इसका समझाने का मतलब नहीं था। आप ये समझ लीजिएगा कि वर्तमान में जो ये सरसों दिखाई दे रहा है, या अगर मैं आपके पूरे तिलहन की बात करूं, ठीक है, इसके लिए क्रांति चली थी, उस क्रांति का नाम था पीली क्रांति। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा था कि कौन सी क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए करी गई थी, तो तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति। ठीक है, और तिलहन में सरसों हो गया या फिर आपके सूरजमुखी हो गया, ये सारी चीजें आती हैं तिलहन में ही। ठीक है, और ये शुरू कब की गई? तो 1986 में। तत्काल समय प्रधानमंत्री कौन था? तो तत्काल समय में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है, राजीव गांधी ने ऐसा ये पीली क्रांति को जोर दिया, और जोर देने के बाद 1993 आते आते 1993 आते आते भारत तेल उत्पादन के चक्कर में अपना आत्मनिर्भर हो चुका था। ठीक है, 1993 में हम तेल उत्पादन में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुके थे। अच्छा, एक प्रश्न और आपके इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्या कि पीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं सैम पित्रोदा।
सैम पित्रोदा, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे वही है सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा को क्या कहा जाता है? पीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने हाल ही में विराफिन के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। विराफिन असल में है क्या? मैं आपको विराफिन के बारे में डेटा आपको मोटा मोटा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये विराफिन क्या चीज़ है। तो विराफिन एक कोविड-19 जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं ये उनको दी जाती है जो कि कहीं ना कहीं मध्यम तरीके से संक्रमित होते हैं, यानी बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय नहीं होते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमित नहीं होते हैं, उनको ही विराफिन दी जाती है। और इसके लिए मंजूरी दी है किसने अभी हाल ही में? तो डीजीसीआई ने। अच्छा, एक और बात कि विराफिन और क्या मदद करता है? तो विराफिन जो O2 है, ऑक्सीजन, जो व्यक्ति ऑक्सीजन पर ही निर्भर हैं उनकी दर को भी कम करता है, यानी कि उन्हें घटाता है, कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़े, इसके लिए भी विराफिन मददगार होता है। तो ध्यान रखना कि डीजीसीआई ने हाल ही में विराफिन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ये बहुत अल्टीमेट स्तर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जरूरी सा प्रश्न है। अच्छा, एक बात आज आपको मैं ताजी बता दूं कि अभी हाल ही में भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के रेट बढ़ा दिए हैं। हालांकि ये दुखद है, ये भारत सरकार की मैं नाकामी ही कहूँगा कि अब तक रेट ठीक थे और अभी वैक्सीन में भी खेल होने लगा है, वो भी वृद्धि में पैसे बढ़ गए हैं। ठीक है, खैर इतना सही प्रश्न था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 24 अप्रैल को जस्टिस एन.वी. रमन ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो एन.वी. रमन कौन है, कैसे हैं, देखते हैं। तो जस्टिस एन.वी. रमन ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद अब ये वर्तमान में किसका पद अलग करेंगे? तो ये वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे, जो ये पिक्चर में देख पा रहे हो, इनका पद लेंगे। कौन? नूतलपति वेंकटरमन। इनका पूरा नाम एन.वी. रमन का है, नूतलपति वेंकटरमन। इनके जन्म की बात करें तो 27 अगस्त 1957 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा, यानी कि 26 तारीख को रिटायर हो जाएंगे और उसके अगले दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। राइट, तो देखो एक बात और समझिएगा, इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और आपको बता दूं, क्या है, इन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज के रूप में कार्यभार संभाला था। आप सबको पता है कि जजों की कुल संख्या 34 हो गई वर्तमान में। तो 2014 से ही सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम करते थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं, बतौर जज के रूप में काम करते थे। लेकिन इससे पहले ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये आपको डेटा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस राज्य के तहत मुख्य न्यायाधीश का पद काम कर चुके हैं। तो ये आपका उत्तर होना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान में ये क्या कर रह चुके हैं? मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर ऐड करके दे रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर के कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। हालांकि आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको एक लेटर दिखाई दे रहा हूँ ऑफिस से ही, किस तरीके से इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन फिर भी आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि रेमडेसिविर के निर्माण के लिए 25 नए विनिर्माण केंद्र के निर्माण की घोषणा करी है। किसने? मनसुख मंडाविया जी ने। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया जी ने अभी हाल ही में कहा है क्या कि 25 नए विनिर्माण केंद्र खोले जाएंगे। किसके लिए? रेमडेसिविर के लिए। ठीक है, रेमडेसिविर वर्तमान में अगर मैं बात करूं, बड़ा उत्पादन होने लगा रेमडेसिविर का। 90 लाख शीशियां अभी वर्तमान में उत्पादित हो रही हैं। और जब से ये कोविड-19 का दूसरा फेज नहीं था, इससे पहले मात्र 40 लाख होती थी उत्पादन। ठीक है, 40 लाख से बढ़कर के 90 लाख हो गया है। ठीक है, अब एक बड़ा प्रश्न आता है कि रेमडेसिविर है क्या। ठीक है, रेमडेसिविर सुनते रहते हैं, रेमडेसिविर यहाँ से शीशियाँ दी गई। अभी हमने आपने हाल ही में देखा होगा कि रेमडेसिविर की शीशियाँ अभी हमने म्यांमार को भी दी थी, कुछ शीशियाँ। राइट, जब INS सिंधुवीर वगैरह सब चीज़ें दी हमने म्यांमार के लिए, तो शीशियाँ भी भेजी रेमडेसिविर के लिए। तो ये रेमडेसिविर है क्या? यह एक एंटीवायरस है जो कि वायरस की जो प्रकृति होती है उसे बढ़ने से रोक देता है। सीधी सी बात यह कि एंटीवायरस है और जो वायरस की प्रकृति होती है बढ़ने की, उसे शून्य कर देता है, या कह सकते हैं कि रोक देता है। राइट, सबसे पहले रेमडेसिविर का जो निर्माण किया गया वो 2014 में किया गया। हालांकि स्थितियाँ बड़ी दिक्कत वाली हैं, क्योंकि अभी रेमडेसिविर हो गई या अन्य उत्पाद हो गए, अमेरिका ने अभी साफ साफ भारत को मना कर दिया है कि हम आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे पाएंगे जिस प्राथमिकता हमारे नागरिकों की है, उसके बाद हम आपके नागरिकों को देखेंगे। यानी रॉ मटेरियल जो भी है ऐसी चीज़ों का मना कर दिया है। तो देखें भारत सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती। खैर, आपको रेमडेसिविर मतलब समझ में आ गई ना, रेमडेसिविर क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करती है और कब बनाई गई? तो 2014 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान, इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से देखिएगा, कि जापान पहली बार मई 2021 में अमेरिका और फ्रांस के बीच अपने पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। किसके बीच में? अमेरिका और फ्रांस के बीच में। तो जाहिर सी बात है, अगर जापान कर रहा है तो जापान के ही केंद्र किरीशिमा प्रशिक्षण केंद्र पर इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दूं, ये तो एक अलग बात हो गई, इसके अलावा अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के भीतर जो बिडेन और योशिहिदे सुगा के बीच में भी बैठक हुई थी। यानी कि वहाँ के
जो राष्ट्रपति हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और जो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इन दोनों के मध्य में व्हाइट हाउस यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास है वहाँ पर बैठक हुई थी। ठीक है, इसी बैठक में पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर पर चीन के कारण चिंता व्यक्त करी गई थी। तो कई बच्चों को दिक्कत होती है कि पूर्वी चीन सागर है कहाँ और दक्षिणी चीन सागर कहाँ है, तो देख लीजिएगा इस बात को लेकर के। तो ये पिक्चर में आप बड़े ध्यान से देखिएगा कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। तो ये देखिए, ये है चाइना और ये है आपका जापान, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है पूर्वी चाइना सागर यानी कि ईस्ट चाइना सी है और ये साउथ चाइना सी है। और जब से ये चाइना की बाउंड्री, तो आप देख ही रहे हैं, ये चाइना की बाउंड्री जहां जहां दिखाई आपको देती है, इस क्षेत्र पर चाइना अपना दबदबा बरकरार रखने का पूरा प्रयास करता है। यानी कि चाइना कहता है कि इस क्षेत्र में जो भी द्वीप हैं वो सब हमारे हैं, यानी किसी और के नहीं है, राइट। तो इसके ऊपर जापान ने बड़ी चिंता व्यक्त करी है, किसके साथ मिलकर के, जो बाइडेन ने। सर खूब अच्छे से मैप को देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये मामला इतना चर्चा में क्यों है, कि चाइना और जापान के बीच में इशू क्या है। तो चाइना और जापान के बीच में सबसे बड़ा जो इशू है वो है सेनकाकू आइलैंड। ठीक है, सेनकाकू आइलैंड के ऊपर वर्तमान में जो अभी जो कह सकते हैं कि जो पूरा प्रशासनिक प्रभार है वो जापान के पास में है, लेकिन चीन इसी द्वीप को डियाओयू कह करके क्या कहता है कि हमारा है, इसको नाम दिया है डियाओयू। ठीक है, डियाओयू कहता है इसे। अब जब चाइना इसके ऊपर कह रहा है कि हमारा है, जापान ऑलरेडी इसे प्रशासन चला रहा है, तो जाहिर सी बात विवाद खड़ा होना लाजमी है। खैर, आपको इसमें जापान नहीं दिखाई दे रहा होगा, जापान कुछ इस हिस्से पे होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट सी, कि 1947 में चाइना ने 11 डैश लाइन के निर्माण किया। ये डैश लाइन क्या है तो आप ये देखिएगा, हालांकि 11 नहीं है, गौर करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब उसने 1947 में बनाई थी डैश लाइनें तो 11 थी, लेकिन वर्तमान में 9 डैश लाइन है। अब ये 9 डैश लाइन को 1947 के बाद दर्शाया गया और इस क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को चाइना क्या कहता है, ये सारा क्षेत्र हमारा है। तो 9 डैश लाइन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 9 डैश लाइन क्या है। तो चाइना ने अपने ईस्ट और साउथ चाइना सी में ये काल्पनिक रेखाएं खींची हुई 1947 के बाद से, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं इन्हीं को 9 डैश लाइन कहते हैं, क्योंकि 9 अलग अलग डैश करके अपने मैप में दिखाता है चाइना। ठीक है, समझ आ गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, ये देखो रेटिंग एजेंसी है और ये क्या कर रही है, आंकड़े जारी कर रही है। इसने क्या बोला कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अगर टीकाकरण लगता है तो हमारी देश की टोटल जीडीपी का 0.36% खर्च रहेगा। ठीक है, ये लगभग 1% तो नहीं, आधा भी नहीं, लेकिन 0.31% क्या रहेगा, खर्च रहेगा। और अगर इस 0.361 को बांटा जाए तो लगभग 67,893 करोड़ रुपए लागत आएगी। और इसमें भी यदि केंद्र और राज्य का आंकड़ा बांट दिया जाए, अभी ऐसी कोई बांटने की बात चल नहीं रही है, लेकिन ये आंकड़े हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर बांटे जाते हैं तो केंद्र का जो हिस्सा आएगा वो 0.12% आएगा जीडीपी का, और राज्य का 0.24%। अगर खर्च करना चाहें अलग अलग हिसाब से तो जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च आएगा बिहार के पास 0.60 आएगा। दूसरा स्थान आएगा उत्तर प्रदेश का जो 0.47% खर्च करेगा। तीसरा स्थान आएगा झारखंड का जो 0.37% की दर से खर्च करेगा अपनी एसजीडीपी का, यानी कि स्टेट जीडीपी का, राइट। तो ये ध्यान रखना, टोटल जीडीपी की बात करता है तो 0.36% खर्च होगा अगर 18 वर्ष से आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण भारत सरकार के द्वारा पूरी तरीके से किया जाए तो। और ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, आपका एक ऑफिस ग्रुप ऑफ कंपनी। ये ध्यान रखना, इसके द्वारा ये सारा डेटा जारी किया जा रहा है। तो इस डेटा को पूरी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि 22 अप्रैल 2021 को 2 दिवसीय अर्थ समिट का आयोजन जो बाइडेन के द्वारा किया गया है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा दे रहा हूँ बाकायदा। सम्मेलन में क्या कहा है अमेरिका ने, आप सबको मैंने कई बार 2 बार तो आई थिंक पढ़ा ही रखा है कि अर्थ डे समिट 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया जो बाइडेन ने। इसमें क्या अमेरिका ने निर्णय क्या लिया, तो सम्मेलन में दशक के अंत तक यानी डिकेड के अंत तक 2030 के आसपास तक अमेरिका ग्रीन हाउस उत्सर्जन को आधा करने का संकल्प ले रखा है। इसने क्या किया है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है उसका हम आधा उत्सर्जन करेंगे, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के ऊपर हम पूरी तरीके से काम करेंगे, राइट। इसके अलावा उसने ये भी बोला है कि हम $2 ट्रिलियन बुनियादी पैकेज की घोषणा करते हैं। अब भाई साहब, भारत जैसे देशों का तो 2-3 ट्रिलियन पूरी इकोनॉमी है, राइट, और वो केवल इसके ऊपर खर्च करेगा $2 ट्रिलियन। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है कि $2 ट्रिलियन केवल इसने इस पैकेज के लिए रखा हुआ है कि अब हम ग्रीन हाउस उत्सर्जन को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे या आधा कर देंगे, राइट। अब एक बात समझने वाली है कि इस सम्मेलन में आया कौन कौन। तो इस सम्मेलन में 40 वैश्विक नेता जो मैंने आपको पहले बताए, इसके अलावा 101 कहूँगा मैं, 108 तो नहीं थे, 101 हैं, 101
कौन 101 कौन आए, 101 यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता आए, माफी चाहूंगा 108 लिखे हुए हैं, इनको सुधार कर लीजिएगा, 101 हैं, ठीक है। तो 101 नोबेल पुरस्कार विजेता आए, 108 नहीं है। इसके अलावा बौद्ध गुरु दलाई लामा, जो पिक्चर में देख रहे हैं ये दलाई लामा है, दलाई लामा क्या हुए, ये भी उपस्थित हुए हैं, और इन सब ने मिलकर के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का या भविष्य में और कैसे इसको डेटा को सुधारा जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें घोषणा करी हुई हैं। अब देखते हैं भारत इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, किस तरीके से काम करता है, राइट। तो आप ये देखो, ये वर्तमान में जो बाइडेन है ये अपनी सभा में इस तरीके से संबोधन दे रहे थे, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि ये वर्तमान में दुनिया भर के 40 वैश्विक नेता हैं जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन्होंने पूरे जुड़े हैं व्यक्ति, और इन जुड़ने के बाद बहुत सारी वार्ता करी गई, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर करे गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 अप्रैल 2021 को भारत व चीन सीमा पर, भारत और चीन सीमा पर स्थित चमोली जिले में सुमना एक जगह है, सुमना के समीप नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना सामने आई है। तो देखो, ग्लेशियर फटने की घटना इससे पहले हमने कब देखी थी, फरवरी 2020 में। फरवरी 2020 में भी हमने देखा था कि चमोली जिले में ही एक क्या घटा, जो आपका ग्लेशियर फटा, और उस फटने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी हमने तबाही देख ली थी इससे पहले भी, और अभी फिर से। और अभी में जो घटना घटित हुई है वो भी मैं आपको बता दूं, जो नीति वैली है ये करीब करीब जोशीमठ के, जो जोशीमठ आप सब जानते हैं, बड़ा पवित्र स्थल है जोशीमठ, जोशीमठ के समीप ही ये घटना घटित हुई है, राइट। जोशीमठ के समीप ही घटना घटित हुई है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी बात है कि अब की बार BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी चपेट में आ गया, यानी कि इस घटना के चलते जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंप था वो पूरे तरीके से नष्ट हो गया है। और दूसरी चीज, लगभग कल तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 291 व्यक्ति क्या करे गए हैं, सुरक्षित बचाए गए हैं, और 8 व्यक्तियों का निधन भी हो गया है, 8 व्यक्ति खत्म भी हो गए हैं इसी दुर्घटना में, नीति घाटी में जो ग्लेशियर फटा हुआ है। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है, हो सकता है इसका व्यू बहुत अच्छा ना हो, इसको आप देखिएगा, ये 10 सेकंड का व्यू है, इसको देखिए और समझिएगा कि कैसे क्या ये घाटी कहाँ कहाँ अवस्थित है, राइट। तो ये यही घाटी है जिसके ऊपर सारी चर्चा दारोमदार की बात मैं कर रहा हूँ, यही नीति वैली है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये चलिएगा आगे देखते हैं फटाफट। तो ये जो आपको मैं पिक्चर दो दिखाई दे रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, ये रोड दिखाई दे रही है, ये रोड है, ठीक है। और इसी रोड के ऊपर ये ग्लेशियर क्या हुआ, फट के नीचे गिर गया आकर के, और इससे यहाँ पर जो भी कैंप वगैरह थे, जो भी लोग वगैरह थे, उनको दिक्कत हुई। उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं इस वैली के लिए। तो ये वर्तमान में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये उसी स्थान की है जहाँ पर ये दुर्घटना अभी हाल ही में हुई है, ठीक है। चलिए आगे, मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीज़ें। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया है, ये बड़ी चीज़ है। और इसी दिवस को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस, राइट। तो इसी दिन को हम राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में भी जानते हैं। सबसे पहले यह दिन 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसे शुरू करा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी हमेशा करते थे कि क्या कहते थे कि असली भारत जो है वो गाँवों में निवास करता था। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज दिवस एक विशेष करके वहीं से सोच विचार करके सारी चीज़ें करी गई हैं। और आपको मैं कुछ डेटा बता दे रहा हूँ कि ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी एक फैक्ट आता है ना दिमाग में कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को ही 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था। और लागू होने में आपको मैंने कई बार बताया भी होगा इन क्लास कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान है पंचायती राज जो ग्रामीण व्यवस्था है उसके लिए। इसमें 29 अलग अलग विषय हैं पंचायती राज संबंधी जो शामिल किए गए थे। तो ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किस संशोधन द्वारा कब और किस डेट को और क्यों, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी मोटी ध्यान होनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। जो पंचायती राज होती है वो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल एंड ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे अलग अलग बटी होती है, राइट। तो आपको छोटा मोटा डेटा मैंने आपको दिया हुआ है इससे संबंधित, तो खैर आप समझ लीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को लेकर के कि आप सब कम से कम 73वां संविधान संशोधन 1992 को व्यापक तरीके से पढ़िएगा कि किस तरीके से ये लागू हुआ और कब किस तरीके से इसमें सुधार होते गए समय समय पर, किस तरीके से किस समिति के आधार पर गठन हुई, कौन कौन समितियां आगे काम करती हैं पंचायती राज के लिए, और क्या कुछ सुधार होना भी बाकी है। इन सब चीज़ों को डेटा बना करके आप बाकायदा लिखिएगा। आई होप अगर आप बनाते हैं डेटा को तो काफ़ी कुछ सुधार मिलेगा। मानता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।